गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सगुफा फिरदौस पुणे लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ बायोलॉजी के क्लास के साथ आई हूँ। तो आज हम बायोलॉजी में देखने वाले हैं रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो आज श्वसन का पहला चैप्टर है। तो श्वसन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके कौन कौन से चरण होते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आप जैसे यहाँ इमेज में भी आप देख रहे हो ना कि ये जो अब दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र, चूँकि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इसमें किसी विशेष तंत्र के माध्यम से किया जाता है। तो मनुष्य में ये प्रक्रिया मानव श्वसन तंत्र के द्वारा होगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पक्षियों का श्वसन तंत्र है और ये आपको दिखाई दे रहा है पादप में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखाई गई है, डे और नाइट। तो दिन के समय चूँकि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो अपने द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की प्रक्रिया में कर लेते हैं, जबकि रात के समय में वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते। इसलिए ये क्या करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को वातावरण में छोड़ देते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं श्वसन क्या है। तो श्वसन का दूसरा नाम क्या है, रेस्पिरेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण या श्वसन कहलाएगी। तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है, यह प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो कोशिका क्या है, किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, दोनों की ही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। और इसी कोशिका का एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। और इसी पावर हाउस के अंदर जो खाद्य पदार्थ यानी कि जो ग्लूकोज जो हमें पाचन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है और उसी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा, ठीक है। तो चलते हैं एक बार श्वसन की परिभाषा देख लें फिर से हम लोग, चूँकि ये 2 नंबर के सवाल के लिए आपको पूछा जाता है कि श्वसन क्या है। तो देखो, जितनी भी आप पढ़ोगे ना तंत्र के बारे में, जैव प्रक्रम के बारे में, जितनी भी प्रक्रियाएं पढ़ोगे आप, उनको आपको अच्छे से परिभाषा सबका याद रखना है, क्योंकि 2 नंबर के सवाल के लिए कब किसको पूछा जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो श्वसन क्या है, तो वह जटिल प्रक्रम या वो जटिल रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। तो चरणबद्ध होता है, ये डायरेक्ट नहीं हो जाता, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल बनता है, श्वसन कहलाता है। तो सांस लिया और छोड़ दिया, यह श्वसन नहीं है। बहुत बार बच्चे क्या समझते हैं कि जो हम सांस ले रहे हैं यानी कि हवा को अंदर कर रहे हैं फिर हम सांस छोड़ दे रहे हैं तो यह श्वसन है। नहीं, यह सिर्फ गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया है, यानी कि वातावरण से हवा को अंदर लेना और फिर वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया है ये, ठीक है। जिसे इंग्लिश में हम लोग ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। और श्वसन को इंग्लिश में कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो आप देखो 2 अलग अलग नाम है ना, तो इसलिए दोनों अलग अलग घटनाएं भी हैं, ठीक। तो श्वसन की अगर परिभाषा पूछी जाएगी तो आपको क्या लिखना है कि वो जटिल जैव रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। जब तक ऊर्जा मुक्त नहीं होगी श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है और साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल बनता है। उसी चीज़ को हम समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसको आपको याद रखना है, किसके लिए, बहुवैकल्पिक सवाल के लिए। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से ग्लूकोज का कौन सा सूत्र है, तो हम इसे याद रखेंगे तो जवाब भी दे पाएंगे। तो यहाँ देखो कि ये क्या है, हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ गया। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का किसी के साथ भी जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसके फलस्वरूप बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें फास्फेट के 3 अणु होते हैं, ठीक है। और ये ऊर्जा का संचित रूप भी है, आपको नाम याद रखना है कि ATP क्या है, तो ऊर्जा का संचित रूप है। और इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा ताकि आपका जो बहुवैकल्पिक सवाल हो या आपके 2 नंबर के सवाल हो उसके लिए आप इसका जवाब दे पाए। अब देखो
ऊर्जा एटीपी में अस्थायी रूप से संचित रहती है। अस्थायी क्योंकि इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रक्रम में इस्तेमाल किया जाएगा, तो अगर इसको हम परमानेंटली संचित रख देंगे तो फिर कार्य करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ये अस्थायी रूप से संचित रहता है और जब इसकी आवश्यकता होती है तब इसका उपयोग किया जाता है। तो आवश्यकता अनुसार जल विच्छेदन, देखो जल विच्छेदन नाम याद रखेंगे, जल विच्छेदन की प्रक्रिया होती है जिसमें अकार्बनिक फास्फेट को मुक्त कर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो देखो फास्फेट एटीपी, 3 फास्फेट अणु, ठीक है। तो एटीपी जब टूटता है क्या कहा गया, जल विच्छेदन, तो जल विच्छेदन प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर एटीपी टूट जाता है एडीपी में, तो एडीबी यानी एडेनोसिन डाइफास्फेट, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, तो यहाँ पर फास्फेट के 2 अणु हैं +1, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एटीपी बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो एडीपी में पी जुड़ने से बनता है एटीपी, ठीक है। अब इसी एटीपी में से अगर हम पी को माइनस कर देंगे तो बन जाएगा एडीपी प्लस पी प्लस एनर्जी, यानी कि अब ये एनर्जी को रिलीज कर दिया है, मुक्त कर दिया है और उसका उपयोग कोशिका के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। फिर श्वसन का उद्देश्य क्या होता है, तो श्वसन का उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य भोज्य पदार्थों में उपलब्ध ऊर्जा को मुक्त कर उसे कोशिकीय और शारीरिक क्रियाओं, तो कोशिका में होने वाली क्रियाएं, अगर एक कोशिकीय जीव है तो कोशिका में, बहुकोशिकीय जीव है तो कोशिका के अंदर भी, क्योंकि कोशिका स्वयं जो काम दूसरे के लिए कर रही होती है, शरीर के लिए कर रही होती है, अन्य अंग के लिए कर रही होती है, वो सारा काम स्वयं के लिए भी कर रही होती है, तो उसको खुद के काम करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर, मुक्त कर उसे कोशिकीय और शारीरिक क्रियाओं जैसे प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण होना, पेशियों के संकुचन, तो पेशियों में जब संकुचन होता है तो उसी के फलस्वरूप कोई भी जीव गति करता है। तो ये जो आप हाथ ऊपर नीचे में कर रहे हो या मैं अंगुलियों को इस तरह से कर रही हूँ, तो ये क्या है, मांसपेशियाँ सिकुड़ी तो फलस्वरूप अंगुली सिकुड़ गई, ये हाथ की मांसपेशियाँ सिकुड़ेंगी तो ये खिंचाएगा और ये हाथ ऑटोमेटिक आपका ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक। पाँव में भी वैसा ही होता है या अन्य भाग में भी संकुचन के फलस्वरूप ही अंग जो होते हैं वो गति करते हैं, ठीक है। तो पेशियों में संकुचन, संचार, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की प्रक्रिया, तंत्रिका, आवेग, तो जो भी सूचनाएं हमारे शरीर में पहुंचती है मस्तिष्क तक वो आवेग के माध्यम से पहुंचता है और ये आवेग का संचार तंत्रिका कोशिका के द्वारा किया जाता है तथा अनेक कार्यों के संपादन के लिए उपयोग होता है। यानी कि आपके जो ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, प्रोटीन संश्लेषण, मांसपेशियों में संकुचन और जो भी क्रिया, सिंपल सी बात है कि शरीर में जो भी क्रियाएँ हो रही है उन सब के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो अब देखो वही चीज़ को यहाँ पर केमिकल इक्वेशन के रूप में दिखा दिया गया है। तो ये क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, अंगुली के समान संरचना होती है। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी संरचना वाली, मतलब कि इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, बाहर की झिल्ली स्मूथ होती है और अंदर की झिल्ली में जो होते हैं इस तरह से पाया जाता है अंगुलीनुमा संरचना, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सृष्टि। तो ये हो गया। तो इसके अंदर आपका यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आपने 9th क्लास में इसको देखा होगा। तो यहाँ पर ही कुछ श्वसन एंजाइम भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है, आपको उसको याद रखना है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। किसकी ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कहाँ होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर होगी। तो कोशिका के अंदर भी कहाँ, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन का संयोग करेगा, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी। तो ये रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रिडक्शन मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक। और जब अभिक्रिया हो जाती है तो प्रतिफल की प्राप्ति होती है, यानी कि प्रोडक्ट हमारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन भाग लेगा, ग्लूकोज और कार्बन, ये ऑक्सीजन, फलस्वरूप बनेगा क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा। तो एटीपी क्या है, ऊर्जा का रूप। चलते हैं आगे। अब देखिए श्वसन क्या है, ये तो क्लियर हो गया। अब अलग अलग जीव हैं तो अलग अलग प्रकार से श्वसन भी करते हैं। तो अपने पोषण में भी देखा था कि अलग अलग प्रकार के जीव थे तो पोषण की प्रक्रिया भी वहाँ पे बदल गई थी। तो ठीक वैसे भी श्वसन में भी क्या होता है कि जो अलग अलग जीव हैं हमारे आसपास में, तो ये अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से श्वसन करते हैं। जिस आधार पर इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है वायवीय श्वसन। वायवीय का मतलब होता है वायु की उपस्थिति में,
ठीक है। वायवीय का क्या मतलब हुआ, इंग्लिश में बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय का मतलब होता है वायु से, तो वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन की जो प्रक्रिया है वो वायव्य श्वसन कहलाती है। तो देखो वायव्य श्वसन वह क्रिया है, पूछा जा सकता है एग्जाम में 2 नंबर के सवाल के लिए, इसलिए जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उसको आप पढ़ेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वायव्य श्वसन वह क्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, मतलब कि जो आपका वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उससे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। तो ऑक्सीजन की सहायता से, ठीक है, सहायता से भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और इस क्रिया में ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है जो एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। तो सिंपल लाइन में अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए कि वायव्य श्वसन क्या है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया वायव्य श्वसन कहलाती है, जिसमें कि ग्लूकोज विखंडित होता है या ऑक्सीकृत होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा एटीपी का निर्माण करता है। तो अपने शब्दों में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बस याद ये रखना है कि वायव्य श्वसन वायु की उपस्थिति में होगा और हर जगह ग्लूकोज का विखंडन होगा, ठीक है, चाहे वायवीय हो या अवायवीय। तो अब देखें यहाँ पे क्या उसी चीज़ को समीकरण में लिख दिया गया कि जो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप जो कि आपको पाचन से प्राप्त हुआ था, उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकृत हो गई हमारी प्रक्रिया। अब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल। अब देखो चूंकि ये वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन में वायु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है जिसके कारण पूर्ण रूप से ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप अपने घरों में भी देखते होंगे, तो जैसे कि हमारा गैस चूल्हा है, चूँकि हर एक घर में गैस चूल्हा है, तो जब चूल्हे को हम जलाते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि चूल्हा जो होता है हमारा गंदा हो जाता है, मतलब जो सब्जी बना रहे होते हैं या कुछ भी बना रहे होते हैं तो गिर जाता है चूल्हे पे, ठीक है, बर्नर जो होता है वो जाम हो जाता है, तो ठीक तरह से ऑक्सीजन जो होता है वो नहीं मिल पाता, तो गैस जो निकल रही होती है तो काली जलने लगती है, पीली जलने लगती है। तो काली और पीली का मतलब है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं हो रही है, ठीक। उसी प्रकार किसी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो जलाने के दौरान में जब देखना है कि बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है और आग की जो लौ है या जो ताप है हमारी वो कम है, सिर्फ धुआं ही धुआं बहुत है, तो जब धुआं ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर अपूर्ण विखंडन हो रहा है, अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, अपूर्ण दहन की प्रक्रिया हो रही। दहन जब पूर्ण रूप से होता है तो वहाँ पर धुआं जो कालिक के रूप में काला काला नहीं निकलेगा और आपको अवशेष के रूप में राख मिलेगा। लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो लकड़ी अगर पूरी तरह से जल गया है, ऑक्सीकृत हो गया है, तो वहाँ राख मिलेगी आपको, और अगर नहीं जली है तो वो कोयले के रूप में आपको बदल जाती है, मतलब कि पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वहाँ पर पूर्ण रूप से ऊर्जा का निर्माण नहीं हुआ और वो विखंडित नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है, चूँकि वायु पर्याप्त मात्रा में है तो वायु की उपस्थिति के कारण जो ग्लूकोज है पूरी तरह से विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा और टूट करके ये एटीपी का निर्माण करेगा। तो कितने एटीपी? 38 एटीपी बनेंगे। तो वायवीय श्वसन में 38 एटीपी बनता है, आपको याद रखना है। किसके लिए याद रखना है? बहुवैकल्पिक क्वेश्चन के लिए याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ जो है हमारा क्या आ गया, अब हम आ गए यहाँ अपना ये जो हमारा वायवीय श्वसन जो है वो डायरेक्टली नहीं होता। बात हम किसकी कर रहे हैं? वायवीय श्वसन की कर रहे हैं। तो वायवीय श्वसन 2 चरणों में पूरा होता है, ठीक। तो एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहले हम वायवीय श्वसन देख लेते हैं, फिर उसका दूसरा प्रकार उसको देखेंगे। तो वायवीय श्वसन 2 चरणों में पूरा होने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे इसका पहला जो चरण होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है ये देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होने वाली एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 6 कार्बन अणु रखने वाला एक ग्लूकोज अणु 3 कार्बन अणु रखने वाले 2 पैरुविक अम्ल में टूट जाता है, ठीक। तो ग्लूकोज में कितने होते हैं कार्बन अणु? तो आप देखते हो कि हम लोग C6H12 लिखते हैं, O6 लिखते हैं, तो कार्बन की कितनी मात्रा है? 6 है ना। तो यही जो 6 कार्बन अणु है ये पैरुवेट में टूट जाता है और पैरुवेट के एक अणु में 3 कार्बन अणु पाया जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया है कि 6 कार्बन अणु रखने वाला ग्लूकोज 3 अणु कार्बन रखने वाले पायरुवेट में टूट जाता है। तो 1 में 3 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, 3 फिर बच गया। तो यहाँ पर एक ग्लूकोज के टूटने से कितने पायरुवेट बन जाएंगे, 2 पायरुवेट का निर्माण हो जाएगा। तो ये भी हम याद रखेंगे कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से 2 पायरुवेट अणु का निर्माण होता है और पायरुवेट में कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक, तो देखो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में टूटेगा, ग्लाइकोलाइसिस में। और ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है कहाँ होती है, यह होती है कोशिका द्रव में। इसको भी याद रखना है 1 नंबर के सवाल के लिए। बहुत बार पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ये कहाँ हो रहा है, कोशिका द्रव में हो रहा है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में हो रहा है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ ग्लूकोज टूट रहा है, किसमें, पायरुवेट में टूटा। और इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ, नहीं हुआ। ऑक्सीजन कब चाहिए, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। और ग्लाइकोलाइसिस वो प्रक्रिया है जो श्वसन की किसी भी प्रकार में सामान्य रूप से होता है, ठीक है। ये सबके लिए एक कॉमन प्रक्रिया, एक सामान्य प्रक्रिया है। श्वसन का कोई भी प्रकार होगा वहाँ पे ये घटित होगा, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही नहीं। तो ऑक्सीजन वाले श्वसन में हो या ऑक्सीजन जिसमें नहीं है उस वाले श्वसन में हो, इसमें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। तो ये सबके लिए इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज कोशिका द्रव में टूटेगा, पायरुविक अम्ल बनाएगा। पायरुविक अम्ल का ही दूसरा नाम होता है क्या, पायरुवेट। अब देखो ग्लूकोज के टूटने से भी एटीपी का निर्माण होता है। तो कितने एटीपी, 2 एटीपी बनते हैं। तो ये सवाल भी कभी कभी पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी का निर्माण हुआ, तो 2 एटीपी का निर्माण हुआ। तो हमें इसको याद रख लेना है, ठीक है। तो अब सवाल पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए, ग्लाइकोलाइसिस क्या है। तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज के अणु का टूट करके पायरुवेट का निर्माण करना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। आसान शब्दों में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद क्या करना है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन के विखंडन की प्रक्रिया है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस ये ग्लूकोज टूट करके पायरुवेट का निर्माण करता है। होता कहाँ है, तो ये कोशिका द्रव में होता है। कितने एटीपी बने, तो 2 एटीपी बने। ये सवाल एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो चूंकि अभी आपका फर्स्ट टर्म आने वाला है, सेकेंड टर्म है, सेंटअप है, फिर आपका फाइनल एग्जाम है, तो इनमें से किसी में भी पूछा जा सकता है। फाइनल में तो सारे क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट टर्म के ये सवाल होंगे ही, सेंटअप में भी आपके सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है। जो भी मैं बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इस इमेज में भी उसी चीज़ को दिखा दिया गया है। तो देखें यहाँ पर ग्लूकोज है, ठीक है, 6 अणु, ये टूटा। तो यहाँ पर देखो बनता कितना है, 4 एटीपी बनता है, लेकिन 2 एटीपी का यूज ना कोशिका के द्वारा कर लिया जाता है। तो हमको उतना याद, जो उपयोग हो गया, जो बचा बस हमको उसको याद रखना है। तो बचा कितना, 2 ही बचा, तो हमको 2 को याद रखना है, ठीक है। अब 3 पायरुवेट, 3 आपका जो है आपका कार्बन वाला पायरुवेट बना, फिर यहाँ पर भी 2 ठो बन गया। तो चूंकि 6 कार्बन थे तो 6 कार्बन को 2 भाग में बांटेंगे, तो 3-3 के थे हमारे, 3-3 के थे तो 2 ठो बन गए। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक। तो ये तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्रेब्स साइकिल क्या है। सबसे पहले तो ये जानो कि क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, और उन्हीं के नाम पर, क्योंकि कोई भी किसी चीज़ को खोजता है या कोई काम नया करता है तो उसका श्रेय, उस चीज़ को देने का, खोजने का, बनाने का श्रेय उस व्यक्ति को दिया जाता है। तो उसके सम्मान में, यानी कि क्रेब नाम के जो वैज्ञानिक थे उनके सम्मान में, चूँकि उन्होंने ही इसकी खोज की थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। क्रेब्स के द्वारा खोजा गया इसलिए क्रेब्स साइकिल। तो ये जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और एंजाइम की सहायता से होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम की सहायता से रासायनिक प्रक्रियाओं के चक्रीय प्रवाह, चक्रीय श्रृंखला में, यानी चक्र में ये होता है। तो चक्र क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ आकर के इंड जब वहीं होगा तो वो एक चक्र बनता है। तो ये प्रक्रिया भी कुछ उसी तरह से होती है। तो इसके बारे में डिटेल में आप इंटर में पढ़ेंगे, अभी आपको उतना नहीं जानना है, आपको बस इतना ही जानना है कि है क्या, ठीक। तो देखो, चक्रीय श्रृंखला के द्वारा पायरुविक अम्ल का पूर्ण विखंडित हो जाना। तो पायरुविक अम्ल यानी पायरुवेट, और ये पायरुवेट कहाँ से मिला, ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा। ग्लूकोज का विखंडन क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो पायरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकृत होने की प्रक्रिया क्रेब्स चक्र कहलाती है,
ठीक है। तो आप देखो उसी को समीकरण के रूप में लिखेंगे तो पायरुवेट के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, चूंकि क्रेब्स चक्र के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन की सहायता से ही ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीकृत होता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो ऑक्सीकृत हो गया और उसके फलस्वरूप बनता है CO2 जल और ऊर्जा। तो यहाँ पे कितना ATP बन गया, 36 ATP बना। देखो अभी तो मैंने कहा था कि वायवीय श्वसन में 38 ATP बनता है और अभी मैं बोल रही हूँ 36 ATP बनता है, बोल रही हूँ ना। तो अभी देखो क्या था, 2 ATP यहाँ जो बना इसको हम यहाँ जोड़ देंगे, 36 से 2 38 हो ना जाएगा हमारा। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है, वायवीय श्वसन का है। तो वायवीय श्वसन 2 चरणों में हो रहा है, पहले चरण में 2 बना, दूसरे चरण में कितना बन गया 36, दोनों मिलके बन गया 38। तो यानी कि वायवीय श्वसन में कितना ATP का निर्माण हुआ, 38 ATP का। अब अलग अलग पूछा जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP और क्रेब्स में 36 ATP। तो इसी चीज़ को फिर यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है कि ATP बन रहा है, पानी बना, CO2 बना और आपका ग्लूकोज का यानी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान तो ग्लूकोज का विखंडन हो गया था। फिर पायरुवेट का जो है हमारा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकरण हुआ, फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण हो गया। तो ये था हमारा वायवीय श्वसन का ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। तो अब देखिए अवायवीय श्वसन में अब हम आ गए। श्वसन का ये दूसरा प्रकार है अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय वायु की अनुपस्थिति में, तो वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो अवायवीय श्वसन का अर्थ होता है वायु बिना, वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा, थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है तो हम उसको जाने देंगे, ठीक है। ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाती है। तो इस प्रकार के श्वसन के दौरान भोज्य पदार्थ का क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। याद रखना ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विखंडन नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीकरण नहीं होता है या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण है वो ग्लाइकोलाइसिस है, तो इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि ग्लाइकोलाइसिस श्वसन के कितने भी प्रकार होंगे सभी में सामान्य रूप से हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है पायरुविक अम्ल में। अब यही पायरुविक अम्ल जो है हमारा, ये पायरुविक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, पायरुवेट। ये पायरुवेट इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल में टूट सकता है या इथेनॉल में भी ये टूट सकता है। तो बात अवायवीय श्वसन के कर रहे हैं, तो जब वायु की अनुपस्थिति होगी तब ये इथेनॉल का निर्माण करेगा, ठीक है, और साथ में CO2 बनाएगा। यहाँ ऑब्लिक है, मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक। तो पायरुवेट इथेनॉल अथवा लैक्टिक अम्ल और CO2 में परिवर्तित हो जाता था अथवा लगा हुआ है। सूक्ष्म जीव, तो ये प्रक्रिया होती किसमें है, कौन सी प्रक्रिया, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया। तो अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया है हमारी ज़्यादातर ये सूक्ष्म जीवों में होती है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव क्या होंगे, जैसे कि ईस्ट है हमारा, जीवाणु है, तो इन सब में अवायवीय श्वसन प्रक्रिया होती है। तो अवायवीय श्वसन को हम किण्वन के नाम से भी जानते हैं और इसी किण्वन का इस्तेमाल शराब वगैरह बनाने में किया जाता है। तो कोई भी चीज़ सड़ती गलती है ना तो वो क्या है, किण्वन है, यानी कि अवायवीय श्वसन, ठीक। तो अवायवीय श्वसन का दूसरा नाम किण्वन है, ठीक है। तो आप उसको याद रखने से फ्रेगमेंटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो पदार्थ किण्वन की परिभाषा भी पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है कि किण्वन क्या है, ठीक है। तो देखो परिभाषा हम क्या दे सकते हैं इसकी, हम लिखेंगे किण्वन वह क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव, एंजाइम, सूक्ष्म जीव और एंजाइम कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों को विखंडित कर अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल और गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का सवाल हमारा पूरा हो जाएगा। फिर आता है कि इसका उदाहरण अगर पूछेगा तो ईस्ट, बैक्टीरिया और कोशिका के बाहर, बैक्टीरिया कोशिका के बाहर उपस्थित भोज्य पदार्थों को बिना ऑक्सीजन का उपयोग करे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। तो ईस्ट और बैक्टीरिया, तो ये कोशिका के बाहर प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ग्लूकोज तो टूटेगा, ठीक, और पायरुवेट में बदलेगा, लेकिन पायरुवेट का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण पायरुवेट जो है वो इथेनॉल में बदल जाएगा। कब, जब वायु की अनुपस्थिति है। जो अवायवीय श्वसन भी 2 कंडीशन में होता है, एक तो है कि वायु पूरी तरह से ही गायब है, ठीक है ही नहीं वायु, तब वहाँ पर इथेनॉल बन जाएगा, ठीक। अब अगर मान लिया थोड़ा बहुत वायु है तब क्या होगा, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे शरीर में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फेस्टिवल आ रहा होता है हमारा, तो हम लोग घर की सफाई में लग जाते हैं,
मकड़ी का जाला साफ़ करना, इधर साफ़ करना, उधर साफ़ करना, उसके बाद पूरा बदन हाथ जो रात में दर्द देता है, बाकी दिन तो नहीं करता, लेकिन जिस दिन हमने सफाई की होती है उसी दिन दर्द क्यों होता है? कुछ ज़्यादा काम कर लेता ना, एक्स्ट्रा वर्क वो हो जाता है। इसके अलावा गर्मी छुट्टी जब हो जाती है, इस साल तो गर्मी छुट्टी सबको मिली है, तो ये गर्मी छुट्टी के बाद जब स्कूल हम जाते हैं, मतलब 15-20 दिन की जब हमारी छुट्टी होती है, उसके बाद जब हम स्कूल जा रहे होते हैं और हमने साइकिलिंग की होती है, तब क्या होता है? तो जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारा जो पाँव के मसल्स जो होते हैं वो दर्द देने लगते हैं। या आप सिर्फ चलते हो, दौड़ने का काम नहीं करते हो, अचानक पता चला कि हमारे स्कूल में अभी सभी मसाल चल रहा था, तो मसाल में जो आप लोगों को क्या किया गया था, दौड़ा दिया गया था। तो रोज़ दिन तो नहीं दौड़ाते ना, पीटी कराते हैं लेकिन दौड़ाते नहीं हैं। तो सडनली आपको आए प्रिंसिपल सर और उन्होंने कहा कि मसाल है, कंपटीशन होने वाला है और आपको दौड़ लगानी है। जो फर्स्ट डे आपने दौड़ लगाई थी क्या हुआ था? तब आपकी जो पाँव की मांसपेशियाँ थी वो खिंचने लगी थी और उसमें दर्द आपको महसूस हुआ, साथ ही साथ मांसपेशियाँ करी हो गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो चूँकि हम अपने डेली जो हम काम कर रहे होते हैं उससे हट के हम काम करते हैं, तो जितना हमें प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोशिका के द्वारा उतना ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी आवश्यकता से अधिक कार्य करते हैं तो अचानक से ऊर्जा की जो मांग है वो बढ़ जाती है। तब कोशिका में अवायवीय शोषण होने लगता है, यानी कि जितना भी ऑक्सीजन मिला उससे वो काम चलाते हैं और ग्लूकोज का विखंडन करने लगते हैं। तो ग्लूकोज विखंडित होकर पायरुवेट तो बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन पायरुवेट के लिए जितना ऑक्सीकरण के लिए उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतना आपूर्ति नहीं हो पाता। फलस्वरूप यहाँ पर अपूर्ण दहन होता है या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और यही पायरुवेट जो है ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल का मांसपेशियों में जमा होने के कारण वहाँ पे आपको दर्द होता है और मांसपेशियाँ कड़ी हो जाती है। ऐसे बोलते हैं, इस अवस्था को हम कहते हैं क्रैम्प का बनना। फिर इस क्रैम्प को जब हम कुछ में दबाते हैं इस तरह से, है ना, दबाने के बाद क्या होता है? आपको रिलीफ महसूस होने लगता है, आपको राहत लगता है, दर्द जो होता है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम दबाव डालते हैं तो दबाव डालने के कारण यहाँ पर रक्त प्रवाह है हमारा वो बढ़ जाता है, और जैसे ही रक्त प्रवाह बढ़ता है तो रक्त जो आपका लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो गया था उसे अपने साथ ले जाता है और वो यकृत को दे देता है, लीवर को दे देता है। फिर लीवर क्या करता है? इसी लैक्टिक अम्ल को वो ग्लूकोज में बदल देता है। तो फिर ये ग्लूकोज जो है हमारा कहाँ चला जाएगा? सामान्य श्वसन की प्रक्रिया में चला जाता है, और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है तो पूर्ण रूप से विखंडित होकर के CO2 जल और ATP का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखिए, मनुष्य तथा कुछ परजीवी तथा कुछ कशेरुकी जंतुओं के शरीर में ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया होती है। जो मैंने अभी कहा कि अचानक से जब मांग बढ़ जाती है, किसकी मांग? ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, तब ग्लूकोज पायरुवेट और पायरुवेट ग्लूकोज जो है पायरुवेट में बदलेगा। पायरुवेट जो है हमारा क्या करेगा? लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा। तो देखो, ग्लूकोज मैं यहाँ पर क्लियर लिख देती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ग्लूकोज पहला स्टेप क्या होगा। फर्स्ट टाइम में ग्लूकोज टूटेगा किसमें? पायरुवेट में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है, ग्लूकोज पायरुवेट में। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में। तो अब जो ये पायरुवेट है ये किस में टूट जाएगा? लैक्टिक अम्ल में। ठीक, लैक्टिक अम्ल में ये टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं था, इसके कारण यहाँ पर पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हुआ और ये पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल गया। तो चूँकि पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हुआ है तो ऊर्जा भी पूरी तरह से नहीं मिलेगी, कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होगा, जिससे कि उस समय जो आवश्यकता है उसकी थोड़ी बहुत आपूर्ति हो जाती है। तो यही प्रक्रिया आपका जो यहाँ पर जो लैक्टिक अम्ल जो है हमारा जब मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो उसे क्रैम्प कहते हैं। एक सवाल आता है, क्रैम्प क्या है? तो लैक्टिक अम्ल का मांसपेशियों में जमा होना क्रैम्प कहलाता है। आपके SCERT बुक में यह लिखा हुआ है। तो अब चलो एक सवाल और हमारा आता है। देखो यहाँ ना श्वसन से कई सवाल आते हैं। एक तो पहला सवाल जो होता है, श्वसन क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपके साथ कर ली। ठीक, अब दूसरा सवाल आता है कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथों की चर्चा कीजिए। ये 5 नंबर का ये भी सवाल होता है। दोनों ही सवाल 5-5 नंबर के हैं।
तो ये वाला जो हमारा दूसरा नंबर का सवाल हो जाएगा, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न चरणों की जब व्याख्या करें, तो देखें जो प्रक्रिया अभी जो 3 चरणों में हुई ना हमारा, यानी कि वायव्य श्वसन में, वायु की अपर्याप्त मात्रा में, वायु की अनुपस्थिति में, तो ये तीनों में ही क्या हुआ, ग्लूकोज विखंडित हुआ और ग्लूकोज को विखंडन करके क्या क्या, ऊर्जा की आपूर्ति किया। ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन हुआ तो हर एक जगह ना। उसी चीज़ को अब हम चरणबद्ध तरीके से देखेंगे कि ये कैसे हुआ। ठीक, तो आपकी बुक में ये वाली इमेज दी हुई है, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि जब क्वेश्चन आए ना तो उसको आप बना सको। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बारे में आपको बताना है। तो देखिए तीनों में मैंने कहा था, क्या कहा था कि तीनों जो प्रक्रिया होंगी हमारी, उन तीनों में ही ग्लाइकोलाइसिस सामान्य रूप से होगा, चाहे वो वायव्य श्वसन हो, अवायव्य श्वसन हो। तो अवायव्य श्वसन में 2 प्रकार हो गए, वायु की उपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में। तीनों ही प्रकार के श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया एक सामान्य रूप से होगी। तो ये जो है हमारा यहाँ पे पहला आप देख रहे हो कि ग्लूकोज का जो हमारा विखंडन है कहाँ हो रहा है, कोशिका द्रव में हो रहा है, और ये किस में टूट रहा है, पायरुवेट में टूट रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और पायरुवेट में 3 कार्बन है। तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में टूटता है तो पायरुवेट का निर्माण होता है प्लस 2 ATP ऊर्जा भी बनती है। ठीक है, तो तीनों में ही ये सामान्य होगा। तो पहला ये 3 जो हमारा श्वसन है, तीनों में ही पहला स्टेप जो होगा वो ग्लाइकोलाइसिस की हो जाएगी। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद ऑक्सीजन है, नहीं है, कम है, उसके आधार पर फिर श्वसन की प्रक्रिया होगी। तो अब देखो पहला यहाँ क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तब क्या होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में प्राप्त जो पायरुवेट है हमारा, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऊर्जा में टूट जाएगा। तो यहाँ पर ऊर्जा 2 ATP के रूप में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, ये भी याद रखेंगे 1 नंबर के सवाल के लिए। ठीक है, तो वायु की अनुपस्थिति में, तो ये जो चार्ट ना बहुत ही आसानी से आपको क्या क्या घटना हो रही है हर एक चीज़ की जानकारी दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया है कि वायु की अनुपस्थिति है, कहाँ हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है। ईस्ट में हो रहा है तो अब यहाँ पर जो पायरुवेट है वो टूटेगा तो क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और 2 ATP ऊर्जा बनेगी। ठीक है, ये तो पहला स्टेप था हमारा, यानी कि श्वसन का पहला भाग। दूसरा है ऑक्सीजन का अभाव में, जो कि जो बहुकोशिकीय जीव है उनके मांसपेशियों में ये प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है और पूरी तरह से भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। तो अब यहाँ क्या होगा कि ये जो पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त हुआ था, ये लैक्टिक अम्ल में टूट जाएगा, प्लस ऊर्जा बनेगा, तो यहाँ पर भी 2 ATP ऊर्जा बनेगा। ठीक है, अब जो तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इन दोनों की ही तरह यहाँ पर भी ग्लाइकोलाइसिस पहले होगा और उसके बाद पायरुवेट बनेगा, और ये पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होगा। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, और उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा का निर्माण होगा। तो टोटल कितना बनेगा, 38 ATP बनेगा। अब इसी चीज़ को हमें शब्दों में लिख देना है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये चार्ट को जरूर से बनाना है अपने कॉपी में। ठीक, उसके बाद ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न चरण आप पहले हेडिंग लगाओगे और फिर इस चार्ट को बनाओगे और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप लिखते चले जाओगे। तो पहला लाइन में आपको लिखना है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया सामान्य रूप से तीनों ही प्रकार के श्वसन में होगा, जिसमें ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप पायरुवेट का निर्माण होता है। कंप्लीट हो गया पहला चरण। अब दूसरा लाइन में आप लिखिएगा, जो यहाँ से जैसे है ना, बस उसको आपको लिखते चले जाना है। क्या करना है, दूसरा लाइन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लिखेंगे और उसी को फिर आप शब्दों में लिख दोगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट जो है टूट करके इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ATP का निर्माण किया। कंप्लीट हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में लिखना है ऑक्सीजन के अभाव में आपको लगाना है और लिखना है कि मांसपेशियों में यह होता है जिसमें कि पायरुवेट लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा आपको लिख देना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ATP का निर्माण होता है। फिर लास्ट में आप नीचे लिख दोगे कि इस प्रकार से ग्लूकोज का अलग अलग पथों में ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा श्वसन का आज का जो क्लास है, यह आज का जो हमारा ये क्लास है यहीं पर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे।
इसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर कुछ मिस्टेक्स हो गए थे तो मैंने उसे सुधार दिया है, और आप जब इसे पढ़ेंगे तो फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।